चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपके इस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम प्लांट्स की दुनिया और उनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे। इस चैप्टर के एंड में आपको एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन नियम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरना नहीं चाहते और इसलिए ये अपने आप को नए रूप में बदलकर जिंदा रहते हैं। इस चैप्टर में हम प्लांट के इस प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे प्लांट्स अपने आप को नए रूप में बदलकर जिंदा रहते हैं। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विद रोहित। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है किसी भी जीव का अपने जैसे नए जीव बनाना। यह प्रोसेस प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वो अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं और अर्थ पर हमेशा के लिए बने रह सकते हैं। प्लांट्स के बिना न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बल्कि हमारे जीने के लिए जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स मिलते हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर सभी प्लांट्स और ट्रीज़ एक दिन ग्रो करना बंद कर दें और नए प्लांट्स न बनाएं तो धीरे धीरे सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर होगा। न केवल ह्यूमंस बल्कि एनिमल्स भी भूखे मर जाएंगे। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और पृथ्वी पर जीवन खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए नेचर ने प्लांट्स को एक शक्ति दी है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन की शक्ति सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स में दो तरह का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट एक ही पेरेंट से नए प्लांट्स बनाते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मिलते हैं तब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के इन दोनों तरीकों को हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही प्लांट बिना किसी दूसरे प्लांट की मदद के नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट जैसे स्टेम्स, लीव्स, रूट्स या फ्लावर से नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत सिंपल और तेजी से होता है और नए प्लांट्स बिल्कुल पेरेंट प्लांट जैसे ही बनते हैं। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, यानी कि जो नए प्लांट्स बनते हैं वो जिस प्लांट के पार्ट से बने हैं उसके जैसे ही 100% होते हैं। इस प्रोसेस में सीड की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रोसेस में प्लांट की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो नए प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर या फ्रूट का टेस्ट। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके का होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स को उगाना। वेजिटेटिव पार्ट जिनसे नए प्लांट्स निकलते हैं वो स्टेम, रूट्स, लीव्स या इनके अलावा और भी कोई दूसरे पार्ट्स हो सकते हैं। अगर आप एक रोज प्लांट की एक स्टेम को काट कर मिट्टी में लगा दें तो ये स्टेम नए रूट्स और प्लांट्स में बदल जाएगी। कुछ प्लांट्स जैसे स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की जड़ें भी नए प्लांट्स बना सकती हैं। इसमें रूट के एक छोटे से टुकड़े से पूरा नया प्लांट बन सकता है, जो एग्रीकल्चर में काफ़ी यूजफुल होता है क्योंकि ये तेज़ी से क्रॉप्स उगाने में मदद करता है किसानों को। कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइलम की पत्तियां जो हैं वो भी नए प्लांट्स बना सकती हैं। इस प्लांट की पत्तियों के किनारे पे छोटी छोटी बड्स बनती हैं जो ज़मीन पर गिरकर नए प्लांट्स बना देती हैं। इसमें एक ही प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स बन सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला तरीका है बर्डिंग। बर्डिंग में प्लांट के ऊपर एक छोटी सी बड बनती है जो पेरेंट प्लांट से जुड़ी होती है। जैसे जैसे ये बर्ड बड़ी होती है ये एक नए प्लांट में बदल जाती है। जब ये बर्ड फुली डेवलप हो जाती है तो ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती है और एक नए प्लांट के रूप ले लेती है। बर्डिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट।
ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बर्डिंग के जरिए ईस्ट जल्दी मल्टीप्लाई करता है और नए सेल्स बनाता है। अगला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस ज़्यादातर एल्गी में होता है। एक एल्गी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और हर टुकड़ा एक नए एल्गी में बदल जाता है। इस तरीके से एल्गी अपनी पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पाइरोगाइरा नाम की एल्गी, जब इस एल्गी का फिलामेंट टूट जाता है तो हर टुकड़ा एक नए स्पाइरोगाइरा में बदल जाता है। फ्रेगमेंटेशन एक आसान और इफेक्टिव तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, और इसमें एनर्जी भी कम लगती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट तरीका है स्पोर फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में फंगी और फर्न्स में छोटे, हल्के और हवा में उड़ने वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। ये स्पोर्स हवा में उड़ते हैं और जब मॉइस्चर वाली जगह पर गिरते हैं तो एक नए प्लांट में बदल जाते हैं। स्पोर्स में एक टफ कवरिंग होती है जो उन्हें टफ कंडीशंस में भी सरवाइव करने में मदद करती है। एग्जाम्पल हैं मशरूम्स और ब्रेड मोल्ड्स, जो स्पोर्स के जरिए नए प्लांट्स बनाते हैं। स्पोर्स के जरिए ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एक बड़ी एरिया में स्प्रेड कर लेते हैं, फैला लेते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ा, अब ये किस तरह से प्लांट के लिए अच्छा होता है ये समझते हैं। नए प्लांट्स जल्दी और आसानी से बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक प्लांट से एक ही जगह पर कई नए प्लांट्स बन सकते हैं, जो किसी भी प्लांट स्पीसीज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, खासकर तब जब इन्वायरमेंट में कंपटीशन ज़्यादा हो। इसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो या तो सीड्स नहीं बना सकते या फिर उनके सीड्स इजीली ग्रो नहीं करते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। नए प्लांट्स एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं, इसलिए उनके ट्रेट्स भी सेम होते हैं। ट्रेट्स का मतलब है प्लांट की कुछ खास बातें, जैसे उनका रंग, साइज या वो किस तरह से ग्रो करते हैं। अगर एक पेरेंट प्लांट किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अच्छा ग्रो कर रहा है तो नए प्लांट्स भी वही ट्रेट लेकर उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए प्लांट्स बनने के लिए एक मेल और एक फीमेल पार्ट्स की ज़रूरत होती है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर में मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जो फ्लावर में मेल पार्ट होता है उसे स्टेमेन कहते हैं। ये स्टेमेन है। जो फ्लावर में फीमेल पार्ट होता है उसे पिस्टिल कहा जाता है। ये फ्लावर के दोनों पार्ट्स स्टेमेन और पिस्टिल ही मिलके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इन दोनों पार्ट्स में स्पेशल सेल्स बनते हैं जिन्हें गैमेट्स कहा जाता है। किसी भी फ्लावर में जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलते हैं तो सीड बनाते हैं और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पहले फ्लावर के अंदर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, स्टेमेन। स्टेमेन फ्लावर का मेल पार्ट है जो पॉलन ग्रेन्स बनाता है। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल गैमेट्स यानी ओव्यूल से मिलते हैं और नया प्लांट बनाने की शुरुआत करते हैं। एंथर स्टेमेन का वो हिस्सा है जहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एंथर के अंदर पॉलन सैक्स होते हैं, यानी जगह जहां पे पॉलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं। फिलामेंट एक पतली स्टेम होती है जो एंथर को फ्लावर में सपोर्ट देती है। फिलामेंट एंथर को ऐसे पोजीशन में रखता है जहां पॉलन ग्रेन्स आसानी से हवा, इंसेक्ट्स या दूसरे मीडियम से यहां से निकल के पिस्टिल में जाके ओव्यूल से मिल सके। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं जो है पिस्टिल। याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में फ्लावर की वजह से होता है।
फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं जिनमें स्पेशल सेल होते हैं जो आपस में मिलते हैं। मेल पार्ट होता है स्टेमन जो पॉलन ग्रेन बनाता है। जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल के, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और वो ओव्यूल से मिलता है। स्टेमन को हमने पढ़ लिया, अब हम पिस्टिल को समझते हैं। पिस्टिल फ्लावर का फीमेल पार्ट है जो नए सीड्स बनाता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेंट्रल हिस्सा होता है, एकदम बीचों बीच वाला, और इसमें कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा। स्टिग्मा पिस्टिल का अपर मोस्ट पार्ट होता है जो स्टिकी होता है और पॉलन ग्रेन्स को पकड़ता है। स्टिग्मा के स्टिकी नेचर की वजह से पॉलन ग्रेन्स आसानी से चिपक जाते हैं और यह फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल एक पतली ट्यूब होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। पॉलन ट्यूब के रास्ते मेल गैमेट्स स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं। स्टाइल का रोल पॉलन ग्रेन्स को ओवरी तक सही दिशा में गाइड करना होता है। यह पिस्टिल का सबसे लोअर पार्ट होता है जो ओवरी है, और यहाँ पे होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी के अंदर एक या कई ओव्यूल्स हो सकते हैं और यही वो जगह है जहां नए प्लांट्स की शुरुआत होती है। जब ओव्यूल से पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन पूरा होता है और ये बाद में सीड्स बन जाते हैं। एक फ्लावर के मेल उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ मिलके नए सीड्स बना सकते हैं, या फिर एक फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर के फीमेल गैमेट के साथ मिलकर भी नए सीड्स बना सकता है। जब पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट्स फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस पहुंचने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये पॉलिनेशन भी दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में स्वपरागण भी बोला जाता है। जब पॉलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये एक ही फ्लावर में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में श्योरिटी होती है, पक्का होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इस प्रोसेस में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है जो प्लांट्स के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कभी कभी दिक्कत की बात हो सकती है, और इसलिए प्लांट्स प्रेफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को पर परागण भी बोला जाता है। जब पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के स्टिग्मा तक जाते हैं तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये हवा, पानी या इंसेक्ट्स जैसे कि बीज और बटरफ्लाई से हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है जो उन्हें डिजीज और इन्वायरमेंटल चेंजेस के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाता है, यानी कि उनको जल्दी नुकसान नहीं होता है चेंज की वजह से। कई तरह के प्लांट स्पीसीज में एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल या फीमेल। ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा से स्टाइल के जरिए ओवरी तक जाते हैं। यहाँ पॉलन ग्रेन्स का मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस से एक जाइगोट बनता है जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। यही एम्ब्रियो बाद में एक नए प्लांट में बदल जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी एक फ्रूट में बदल जाती है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि सीड से कैसे फ्रूट बनता है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी एक फ्रूट में बदल जाती है और ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ओव्यूल्स जो हैं यहाँ पर वो सीड्स में बदल गए हैं, और जो पूरा पिस्टिल था यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो फ्रूट में बदल जाता है। स्टेमन के बीच में जो ओव्यूल्स होते हैं वो फ्रूट के सीड्स बन जाते हैं, और ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लांट्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई फायदे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए नए प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएशन आता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है प्लांट्स में अलग अलग तरह के चेंजेस या डिफरेंसेस। ये चेंजेस प्लांट्स को चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी बदलते माहौल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं।
जैसे कि अगर एक जगह पर मौसम में बदलाव हो, जैसे ज़्यादा गर्मी या ठंड हो, तो नए प्लांट्स में ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो उन्हें उस बदलाव से बचाए। इस प्रोसेस में दो अलग अलग प्लांट के स्पेशल सेल्स मिलते हैं जिन्हें गैमेट्स कहते हैं। मेल प्लांट का स्पेशल सेल मेल गैमेट होता है और फीमेल प्लांट का स्पेशल सेल फीमेल गैमेट होता है। जब ये गैमेट्स मिलते हैं तो नए प्लांट्स बनते हैं। हर नया प्लांट अपने पेरेंट प्लांट से थोड़ा अलग होता है, इसलिए नए प्लांट्स में नए ट्रेट्स डेवलप हो सकते हैं। ये नए ट्रेट्स प्लांट को डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर एक प्लांट के नए ट्रेट उससे गर्मी या बीमारी से बचाने वाले होते हैं तो उस प्लांट के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नए और डिफरेंट प्लांट्स बनाता है जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के चेंज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे प्लांट की स्पीसीज एक्सटिंक्शन से बच सकती है और वो फ्यूचर में भी जिंदा रह सकते हैं। चैप्टर के आगे की कहानी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब सीड्स बनते हैं तो प्लांट्स कैसे इन सीड्स को दूर तक पहुंचाते हैं। इस प्रोसेस को सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। आइए सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ते हैं। सीड डिस्पर्सल एक प्रोसेस है जिसमें सीड्स को उनके पेरेंट प्लांट से दूर ले जाया जाता है। इसका मेन पर्पस ये है कि सीड्स को ऐसी जगह पर पहुंचाया जा सके जहां वो ग्रो कर सके। सीड डिस्पर्सल से प्लांट्स की सर्वाइवल और फैलने की शक्ति बढ़ जाती है। जब सीड्स अपने पेरेंट प्लांट के आसपास गिरते हैं तो उन्हें सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लेकिन जब ये सीड्स दूर दूर तक फैल जाते हैं तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और नए प्लांट्स को उनके फ्यूचर रूप के लिए बेस्ट कंडीशंस भी मिल जाती है। सीड डिस्पर्सल का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब सीड्स दूर अलग अलग इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, तो प्लांट्स को नए कंडीशंस के साथ अडॉप्ट करने का मौका मिलता है, जो स्पीशीज के लंबे समय तक जीने के लिए बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल के तरीकों की। सीड डिस्पर्सल के कई तरीके हैं, जैसे विंड डिस्पर्सल, पानी डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल और मैकेनिकल डिस्पर्सल। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले विंड डिस्पर्सल को समझते हैं। विंड डिस्पर्सल यानी हवा से फैलाव। इस तरह के डिस्पर्सल में कुछ सीड्स हवा के जरिए दूर तक फैल जाते हैं। ये सीड्स हल्की और इनके पर होते हैं, पंख जैसे, जो हवा में उड़ सकती है। हवा के थ्रू डिस्पर्सल करने वाले सीड्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हवा के साथ दूर दूर तक जा सके। इस प्रोसेस के जरिए सीड्स को ऐसी जगह पहुंचने के चांसेस मिलते हैं जहां जमीन खाली हो और ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशंस हो। जैसे डैंडेलियन और मैपल ट्री के सीड्स। डैंडेलियन के सीड्स के ऊपर हल्की फ्लफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं। फिर है वाटर डिस्पर्सल यानी पानी से फैलाव। कुछ सीड्स पानी के जरिए डिस्पर्स होते हैं। ये सीड्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। वाटर डिस्पर्सल उन प्लांट्स के लिए खास तौर पर अच्छा इंपॉर्टेंट होता है जो पानी के पास या वेटलैंड में ग्रो करते हैं, जहां पानी होता है। ये सीड्स पानी के फ्लो के साथ बड़ी दूर तक जा सकते हैं और नए एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कोकोनट के सीड्स। कोकोनट के सीड्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं। कोकोनट का सीड एक स्ट्रॉन्ग शेल के अंदर होता है जो उससे पानी में डूबने से बचाता है और लंबी दूरी तक डिस्पर्स होने में मदद करता है। अगला डिस्पर्सल है एनिमल की वजह से हुआ डिस्पर्सल, जानवरों से फैलाव। कुछ सीड्स एनिमल के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। एनिमल्स सीड को खाते हैं या उनके बॉडी पर ये चिपक जाते हैं और दूसरी जगह पर छोड़ देते हैं। इस तरीके से सीड्स को अलग अलग जगहों पर डिस्पर्स होने का, जाने का मौका मिलता है।
जहां वो ग्रो कर सकते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट्स और एनिमल्स के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जहां एनिमल्स फ्रूट खाते हैं और बदले में सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं। जैसे बेरीज के सीड्स जो बर्ड्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, वो एनिमल डिस्पर्सल का अच्छा एग्जाम्पल है। बर्ड्स बेरीज को खाती हैं और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से सीड्स पास होकर नई जगहों पर पहुंच जाते हैं, जहां वो ग्रो कर सकते हैं। फिर आखिरी तरीका है डिस्पर्सल का, वो है मैकेनिकल डिस्पर्सल। कुछ प्लांट्स अपने सीड्स को एक तरह से एक्सप्लोड करके दूर तक फैलाते हैं। इस प्रोसेस को मैकेनिकल डिस्पर्सल कहा जाता है। इस मेथड में सीड्स पेरेंट्स प्लांट से बहुत दूर तक जा सकते हैं और वहां बढ़ सकते हैं। जैसे पी पॉट्स, मटर के जो पॉट्स होते हैं, ये पक जाने पर टूट जाते हैं और सीड्स फैल जाते हैं। जब पी पॉट्स ड्राई होते हैं तो वो स्ट्रेस के कारण एक्सप्लोड होते हैं और इसके वजह से जो सीड्स हैं वो दूर तक एक फोर्स के साथ गिरती है तो वो फैल जाती है। अब इस सीड डिस्पोजल के क्या क्या फायदे हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, पहला है कंपटीशन कम करना। जब सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से दूर फैल जाते हैं तो नए प्लांट्स को अपने पेरेंट प्लांट के साथ जगह और रिसोर्सेज के लिए लड़ना नहीं पड़ता। रिसोर्सेज का मतलब है पानी, रोशनी और मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर नए प्लांट्स और पेरेंट प्लांट एक ही जगह पर होते तो उन्हें इन चीज़ों के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करना पड़ता। सीड डिस्पर्सल से नए प्लांट्स को अपनी जगह मिलती है जहां वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फिर है डिजीज और बीमारियों से बचाव। अगर सब सीड्स एक ही जगह पर रहते तो बीमारियां या इंसेक्ट्स, जिन्हें पेस्ट कहा जाता है, उन्हें जल्दी से अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सीड्स दूर दूर फैल जाते हैं तो अगर एक जगह पर बीमारी या पेस्ट आते हैं तो दूसरी जगह के सीड्स उससे बच सकते हैं। इस तरह नए प्लांट्स बीमारी और पेस्ट से बच जाते हैं और जिंदा रह जाते हैं। फिर सीड डिस्पर्सल से सीड को नई जगहें भी मिलती हैं जहां वो ग्रो कर सकते हैं। हैबिटेट का मतलब है वो जगह जहां प्लांट्स रहते हैं। तो नए हैबिटेट्स में मिट्टी और एनवायरनमेंट नए प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर सीड्स अच्छी मिट्टी और अच्छे एनवायरनमेंट वाली जगह पर गिरते हैं तो उनके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सीड डिस्पर्सल से प्लांट्स नई नई जगहों पर फैलकर अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही है आपका चैप्टर। आइए अब एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। A. Production of new individuals from the vegetative part of parent is called. इसको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। यहाँ पे आपका आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है। बी है अ फ्लावर में हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। उसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल, तो ये आपका होगा यूनिसेक्सुअल। सी, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as pollination. इसे pollination कहा जाता है। The fusion of male and female gametes is termed as fertilization. Male और female gametes मिलते हैं तो इसे fertilization कहा जाता है। Fertilization के आगे क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से नए सीड्स आते हैं। ये है सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल्स। 3 है, आप 3 कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और गिव एग्जांपल्स। Asexual reproduction means making new plants without seeds. Some ways are vegetative propagation, budding, fragmentation and spore formation. For example, a potato can grow from its eyes, यानी vegetative propagation. Yeast grows from the small buds, यानी budding. Spirogyra can break into pieces to grow new plants, fragmentation. Bread mold spreads by tiny spores, spore formation. Explain what you understand by sexual reproduction.
Sexual reproduction happens when male and female parts join to make a new plant. This needs 2 parent plants. Simple answers हैं. Question 4 है, state the main difference between asexual reproduction and sexual reproduction. तो asexual reproduction needs 1 parent and makes identical plants. Sexual reproduction needs 2 parents and makes different plants. Sketch the reproductive part of a flower. यहाँ पे आपको क्या आप करिएगा, स्टेमन बना लीजिएगा, फिर जो पेस्टिल बना लीजिएगा. एंड द स्टेमन हैज एंथर एंड फिलामेंट. द पेस्टिल हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Explain the difference between self-pollination and cross-pollination. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच क्या अंतर है, हमें ये बताना है. तो सेल्फ पॉलिनेशन हैपेंस व्हेन पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर मेक्स सीड, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन हैपेंस व्हेन पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर हेल्प्स अनदर फ्लावर मेक सीड्स. आसान है. हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स. तो फर्टिलाइजेशन हैपेंस when pollen from anther goes to the stigma, then to the ovary and joins with the ovule to make a seed. डायग्राम में एक बार देख लीजिए. Fertilization happens when pollen from the anther goes to the stigma, then to the ovary and joins with the ovule to make a seed. Describe the various ways by which seeds are dispersed. Seeds move to new place by wind, water, or animals. Wind blows light seeds like dandelion, water carries seeds like coconut, animal carry seeds in fur or eat fruits and drop seeds elsewhere. Question 9 है, match the following. Bird किस में होती है, ईस्ट में होती है. Eyes पोटैटो में, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगाइरा, विंग्स मैपल, स्पोर्स ब्रेड मोल्ड. क्वेश्चन 10 है, टेक द करेक्ट आंसर. ये है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. प्लांट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर होता है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मिलना फर्टिलाइजेशन है, मिलने से पहले पहुंचना आपका पॉलिनेशन है. मैच्योर ओवरी फॉर्म्स दी. जब ओवरी पक जाती है तो वो क्या बनती है, फ्रूट बनती है. और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मींस, एक का नाम बताइए जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, वो है ब्रेड मोल्ड. ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों से करता है. बस इतना ही था आपका ये चैप्टर. साइंस समझने और देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू.